नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है जब एक माँ ने अपने बिगड़ैल बेटे को सिखाया सबक। छन्न की आंगन से थाली गिरने की आवाज़ से बहू सुमित्रा दौड़ती हुई आंगन में पहुँची। क्या हुआ अम्मा, थाली काहे गिरा दी? बमुश्किल शब्द निकले सुमित्रा के मुख से। ना जाने कौन घड़ी में तू निकम्मी हमारे गले पड़ गई। अरे 4 आदमी का खाना बनाने में भी मौत आती है तुझे? जूठी थाली में ही खाना निकाल लाई मेरा। सावित्री देवी ने मुंह से शोले बरसाते हुए जवाब दिया। गुस्से से उनका शरीर कांप रहा था। आवाज में इतनी गरज कि नई नवेली बहू सुमित्रा की रुलाई फूट पड़ी। रूधे गले से ही उसने क्षमा याचना की। गलती हो गई अम्मा, साफ ना हुई होगी थाली सही से। आगे से ऐसा ना होगा अम्मा। अपनी थाली उठा और चलती बन यहाँ से। मेरे गुस्से का इम्तिहान ना ले। अम्मा फिर गरजी। बहू सुमित्रा ने सुबकते हुए थाली उठाई और रसोई घर की ओर चल दी। इधर अम्मा सावित्री देवी लगी रगड़ रगड़ कर नहाने। न जाने किसका जूठन खिला दिया मुझे, अपवित्र कर दिया निकम्मी ने। अम्मा बड़बड़ाती जा रही थी। 2-4 दिन बीते तो अम्मा कुछ सामान्य हो गई, लेकिन बहू सुमित्रा को अम्मा का यह व्यवहार खटक गया था। अम्मा जी यानी सावित्री देवी बड़े हीरोबीले व्यक्तित्व की महिला हैं। उनकी कड़कती आवाज़ से गांव भर में लोग घबराते हैं। हंसते मुस्कुराते कम ही दिखाई देती हैं। खेत खलिहान ज़मीन जायदाद किसी बात की कोई कमी नहीं है। उनके 2 बेटे रमेश और सुमेर हैं। बड़े बेटे रमेश की अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई है। सुमित्रा अम्मा जी की नई नवेली दुल्हन एक गरीब परिवार से हैं, इसलिए अम्मा हमेशा ही उसको दबा कर रखने की कोशिश करती हैं। बड़ा बेटा तो मानो माँ की परछाई है। माँ कहे तो दिन, माँ कह दे तो रात। पत्नी को प्रेम और सम्मान देना तो उसने सीखा ही नहीं है। बात बात पर ताने देना, मायके छोड़ देने की धमकी देना या यूं ही बिना कुछ सोचे समझे पत्नी को किसी के भी सामने लताड़ देना उसके लिए बेहद सामान्य सी बात है। इतने अपमान और जिल्लत सहन करके भी सुमित्रा अपने पति को ही अपना सर्वस्व समझती थी। अम्मा की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। 18 बरस की कमसिन सी सुमित्रा अपनी माँ की इकलौती संतान थी। गरीबी और मुफलिसी ने उसे पत्थर की तरह मजबूत बना दिया था। कमर तोड़ मेहनत और ऐसे छोटे मोटे प्रहार जिनसे आम लड़कियों का स्वाभिमान चूर चूर हो जाया करता है, सुमित्रा बिना माथे पर सिकन लाए सह जाती थी। ऊपर वाले ने भी फुर्सत से गढ़ा था उसे। गुलाबी रंगत, लंबे घुघराले बाल, पतली कमर और ऊंचा लंबा कद। अम्मा ने एक नज़र में उसे अपने रमेश के लिए पसंद कर लिया था। यूँ तो अम्मा कड़क स्वभाव है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन जरा सी बात पर अन्न का अपमान कुछ ज़्यादा ही अजीब बर्ताव किया अम्मा ने। सुमित्रा अपने पति को बता रही थी, देख तू ज़्यादा दिमाग मत चला और आइंदा कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए तेरी। एक बात की गांठ बांध ले, अम्मा को जूठन से सख्त चिढ़ है। ध्यान रहे उनको किसी की पहनी उतरन और जूठन तनिक न छूने पाए। अगर छुई तो तू जाने और अम्मा जाने। मैं तो उठाकर तेरे बाप के पास पटक आऊँगा। जो लुगाई मेरी माँ का ध्यान न रख सके उसे क्या फोड़े पर घिस के लगाऊंगा मैं? त्योरिया चढ़ाते हुए रमेश ने सुमित्रा को फटकार लगा दी। बाप के घर पटक देने की बात से सुमित्रा थोड़ी असहज हो गई थी। कौन सा सगा बाप था उसका? सौतेला बाप, वो भी पूरा कसाई। जरा भी भनक लगी कि ससुराल में कुछ ऊपर नीचे हुआ है उसके साथ साथ उसकी माँ की भी जिंदगी नर्क बना देगा वो। न जाने माई ने भी कौन जन्म की सदा भुगती उस नशेड़ी से ब्याह करके। सारा जीवन रो कर ही काटा। 2 रोटी खाने के लिए दिन रात खेत में मजदूरी करती, उस पर भी घर आकर बाप से गाली सुनती। अनायास ही उसकी आंखों के कोर भीगने लगे। अगले ही पल खुद को संयत करते हुए वो घर के कामकाज में लग गई। उसे समझ में आ गया था कि रमेश माँ के ही कहने में चलेगा और अम्मा तो जो थी सो थी ही। ले देकर बस घर में एक देवर ही था जो उससे कुछ इज्जत और प्यार से बात करता। वो भी लल्ला जी कह उसकी सारी फरमाइशें पूरी करती। रमेश को शहर में गाड़ी चलाने का काम मिल गया था। हफ्ते में एक ही दिन वो घर आता, बाकी दिन अम्मा और सुमित्रा अकेले ही रहते। सुमेर के होते अम्मा को कोई डर भी नहीं था। 6 फुट का बाका नौजवान था सुमेर। भाई की अनुपस्थिति में घर, खेत, जमीन सबका ख्याल रखता। रात में जब घर लौटता तो अम्मा लाड में उसका सिर सहलाती, फिर अपने कमरे में जाकर सोती। सुमित्रा अपने कमरे में खड़ी माँ बेटे का प्यार देखकर भाव विभोर हो जाती। आखिरी बार उसने कब माँ का प्रेम भरा स्पर्श महसूस किया था उसे याद ही नहीं था।
पहले पिता ने गर्भवती माँ को छोड़ दूसरी शादी कर ली थी। कितने ही साल तो माँ ने समाज में नाक रगड़ रगड़ कर सबको अपनी पवित्रता साबित करने में बिता दिए। पुरुषों के इस समाज में किसी स्त्री को अगर पुरुष छोड़ दे तो समाज स्त्री में ही खोट ढूंढना प्रारंभ कर देता है। 17 वर्ष की कच्ची उम्र में शादी, तलाक और बिना पति के कोख में एक बच्चा लिए उसने दर दर की ठोकरें खाई। मर्दों की अच्छी बुरी नज़रों का सामना किया। वो भीतर से टूट रही थी। ऐसे में एक आदमी ने उसे सहारा दिया, ब्याह करके अपने घर ले गया। उसने फिर से जीने की कोशिश ही की थी कि एक बार फिर सच्चाई ने अपना भौंडा रूप दिखाना शुरू कर दिया। माँ का ये नया पति हर रात उसकी अस्मत को कुचलता, मारपीट करता और दिन चढ़ते ही बोतल खोलकर बैठ जाता। जब अपना पेट पालने के लिए वो मजदूरी करने लगी तो उसकी मेहनत की कमाई भी वो छीन कर दारू में उड़ा देता। उसने कब का मुस्कुराना छोड़ दिया था। शायद उसे अब कोई आस ही नहीं जीवन से। सुमित्रा की शादी तय करते समय भी माँ बिल्कुल संवेदनहीन सी खड़ी थी। उसने कोई विरोध भी नहीं किया था, ना ही खुशी जाहिर की थी। जिंदा लाश बनकर जीती उसकी माँ अब सुख दुख का एहसास ही भूल चुकी थी। उसका हृदय खाली हो चुका था, जिसमें ना प्रेम है ना नफरत। सुमित्रा ऐसे ही बिना ममता के छांव के बड़ी हुई है, इसलिए माँ बेटे का प्रेम देख अक्सर सुमित्रा भावनाओं में बह जाती। भाई के कमरे में अकेली सोती जवान खूबसूरत भाभी को देख सुमेर की नीयत बदलने लगी थी। रात बेरात वो सुमित्रा को किसी न किसी बहाने से बुलाता और कोई काम पकड़ा देता। सावित्री भी लल्ला जी के काम को कभी इनकार नहीं करती। पूरी तन्मयता से वो काम में जुट जाती। उधर सुमेर बदनीयत से उसे घूरता रहता। दिन भर सीधे पल्ले की भारी भरकम साड़ी और सर पर पल्लू ओढ़े रहने वाली सुमित्रा रात में हल्की जॉर्जेट की साड़ी पहन लेती। उस पर भी उसका बेफिक्री से उड़ता आंचल, खुले बाल, जिसकी लटें उड़ उड़ कर सुमित्रा के चेहरे को चूमती रहती, सुमेर के दिल में हलचल पैदा कर देती थी। अम्मा को सुमेर का यूं सुमित्रा से बोलना बतलाना बुरा न लगता था। ना ही उन्होंने कभी सुमित्रा को बिना घूंघट करे सुमेर से बात करने को मना किया था। सुमेर के हंसी मजाक को भी वो उसका बचपना समझकर नज़रअंदाज कर देती थी। सुमित्रा के मन में कोई खोट न था। वो तो बस 2 मीठे बोल की प्यासी थी, जो उसने अपने जीवन में कभी सुने ही नहीं थे। पहले बाप और फिर पति भी गर्म मिजाज मिल गया था। किस्मत में अगले पल क्या होने वाला था इसका अंदाज़ा नहीं था सुमित्रा को। समय बीत रहा था। सुमेर की गिद्ध दृष्टि भी सुमित्रा पर बढ़ती जा रही थी। एक दिन खबर मिली कि अम्मा की खास सहेली चकोरी की हालत गंभीर है। रात का समय था। अम्मा की बेचैनी देख सुमेर ने कहा, काहे चिंता करती है अम्मा, मैं तुझे अभी मौसी के घर पहुंचाए देता हूँ। आधी रात ही अम्मा सुमेर को लिए निकल पड़ी। चकोरी के घर पहुंचकर अम्मा ने सुमेर को वापस घर लौटने को कहा। बहू को घर में अकेले नहीं छोड़ सकते, तू अभी घर के लिए निकल, यहाँ की खबर मैं टेलीफोन पर दूंगी। सुमेर देर रात को घर पहुंचा। देखा तो सुमित्रा को अपना ही इंतजार करते पाया। मौसी ठीक तो है न लल्ला जी? चिंता के मारे नींद ही नहीं आ रही थी। सुमित्रा ने कहा, ठीक क्या, उनका आखिरी वक्त समझो। ओह भाभी, एक कप चाय बना दोगी? थकान बहुत हो गई है। अभी लाई। आंचल समेटती सुमित्रा रसोई की ओर बढ़ गई। पानी चढ़ाया ही था सुमित्रा को कि अपने पीछे एक साया सा लहराता दिखाई दिया। पलट कर देखा तो सुमेर उसके बिल्कुल नज़दीक खड़ा था। वासना से भरी नज़र उसने सुमित्रा पर डाली। सुमित्रा एक पल को असहज हो गई। दिमाग ने चेताना चाहा, लेकिन दिल ने मानने से इनकार कर दिया। नहीं नहीं लल्ला जी, ऐसी नज़र से कभी नहीं देख सकते। चाय का कप सुमेर को थमा कर वो अपने कमरे में चली आई। पीछे पीछे फिर से वही पदचाप सुनाई पड़ने लगे। अगले ही पल सुमेर उसके ठीक सामने खड़ा था। इतनी रात को मेरे कमरे में? लल्ला जी कुछ चाहिए क्या? तुम्हारा लल्ला नहीं हूँ मैं, सुमेर भी बुला सकती हो। हाँ चाहिए तो, लेकिन तुम समझती कहाँ हो मेरी ज़रूरत को। सुमेर कुटिलता से मुस्कुराया। सुमित्रा पर घड़ों पानी फिर गया मानो। इतनी बेशर्मी, इतना दुस्साहस। भूल रहे हो तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी हूँ। अभी निकलो यहाँ से, नहीं तो अम्मा जी को सब बता दूंगी। गुस्से में चीख पड़ी सुमित्रा। अच्छा, और लगता है अम्मा तुम्हारी बात सुनेंगी? 1 मिनट में निकाल कर बाहर करेंगी तुम्हें, झूठी मक्कार बताकर। फिर बताती रहना अपने शराबी बाप को अपनी आप बीती। वो ढीठता से मुस्कुराया। चुपचाप मेरी बात मान लो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप जाइए यहाँ से। सुमित्रा गिड़गिड़ाई।
मतलब तुम प्यार से नहीं मानोगी। एक ही झटके में उसने सुमित्रा को बिस्तर पर गिरा दिया। सुमित्रा जाल में फंसे पंछी की तरह उसकी पकड़ से छूटने को छटपटा रही थी। ये पाप है, छोड़ दो मुझे। अम्मा जी कोई बचाओ, सुमित्रा बिलाप कर रही थी। खट से दरवाज़ा खुला, देखा तो सामने अम्मा खड़ी थी। कमरे में रोती बिलखती बहू, अर्धनग्न हालत में बेटा और लगभग वैसे ही हालत में बहू भी। सुमेर, अम्मा जी गर्जी। अम्मा, मेरी कोई गलती नहीं है, ये सुमित्रा ही मुझे बहला फुसलाकर। सुमेर ने कहानी बनानी शुरू की। उसे पूरा यकीन था अम्मा अपने लाडले बेटे की बात को टाल भी नहीं सकती। उधर अम्मा जड़ हुई खड़ी थी, आंखों के आगे अंधियारा छाने लगा। कुछ होश संभाला तो 25 वर्ष पहले की घटना एक के बाद एक आंखों के आगे घूमने लगी। मुझे माफ़ कर दो माई, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो रमेश के बापू के अलावा कभी किसी मर्द को आंख उठाकर भी न देखा। ये कलेवा खुद मेरे कमरे में घुसा चला आया, मेरे साथ जोर जबरदस्ती की। इसमें मेरा क्या कसूर बताओ? आप ही कुछ बोलो ना रमेश के बापू। सावित्री ने पति की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखा। अरे तू तो है ही कुलच्छिणी, तूने ही लटके झटके दिखाए होंगे। ऐसे कोई आदमी बिना बात किसी औरत के कमरे में आता है? ये कलेवा तो बोल रहा है कि अक्सर आता है तेरे कमरे में, तू ही बुलाती है। तेरा मुझसे पेट नहीं भरता, बोल कुलटा, कब से चल रहा है सब? भगवान जाने ये किसका बच्चा लिए घूम रही है। रमेश के पिता अमर सिंह ने जहर उगलती जुबान खोली। ऐसा मत कहो रमेश के बापू, मेरा भरोसा करो। माई, आप तो औरत हो, समझती हो सब। ऐसे अन्याय न करो मेरे साथ। मैंने कभी इसको नहीं बुलाया, ये पहली बार मेरे कमरे में घुसा है। आपके एक बेटे ने मेरे साथ दुराचार किया और दूसरा मेरे ही चरित्र पर अंगली उठा रहा है। सावित्री गिड़गिड़ा रही थी। तू सच बोले या झूठ, किसी की जूठन इस घर की लक्ष्मी नहीं बन सकती है। तू एक जूठन है, बस, इससे ज़्यादा तेरी कोई औकात नहीं यहाँ। कल सुबह होते ही इसे पूरे गांव में काला मुँह करवा के घुमाना, फिर उठाकर यहाँ से बाहर फिकवा देना। पता तो चले इस कलंकिनी को कि बदचलनी का क्या परिणाम होता है। माई ने फैसला सुना दिया था। सावित्री रोती चिल्लाती रही, किसी ने उसकी एक न सुनी। सारा कुनबा खड़ा उसे जूठन बुला रहा था। वो असहाय सी घुटनों में मुंह छिपाए नीचे बैठी थी। बड़े घर की बहू थी, गहनों की कोई कमी नहीं थी। कमरे में आकर उसने अपने सारे गहने एक पोटली में बांधे और रमेश को गोद में उठाकर आधी रात ही वहाँ से भाग निकली। दूर के भाई की मदद से सारा जेवर बेचकर सुदूर क्षेत्र में ज़मीन खरीदी और वहीं खेतीबाड़ी करने लगी। अकेले ही रमेश और अपने औजन में बच्चे के लिए सहारा बनी। दोनों को पाला पोसा। पति के होते हुए भी जीवन भर विधवा का जीवन बिताया। पति, ससुराल, मायका सब पीछे छूट गया था। अगर नहीं छूटा था तो वो था जूठन का दाग जो उसके दामन को कलंकित कर गया था। गलती ना होने पर भी सारा जीवन खुद को ही दोषी समझ दंड देती रही थी सावित्री। आज भी जूठन देख उसे अपने कानों में वही जूठन वाली आवाज़ सुनाई देने लगती है और वो विचलित हो जाती है। अम्मा, मेरी कोई गलती नहीं। बहू हाथ जोड़े खड़ी थी, डर के मारे पैर कपकपा रहे थे। फैसला तो वो जानती थी सुमेर के पक्ष में ही होगा। मैं 4 दिन पहले आई गरीब घर की अनाथ, कौन मेरी सुनेगा? यहाँ से निकाली जाऊंगी तो मेरे साथ ही माँ का जीवन भी खराब हो जाएगा। सुमित्रा का मन अब खुद से ज़्यादा माँ के लिए व्यथित हो उठा। मैं यहाँ किसी कोने में पड़ी रहूँगी अम्मा, किसी से कुछ न कहूँगी। मुझ भागन पर तरस खाओ अम्मा, सुमित्रा बोलती चली जा रही थी। जूठन, तू जूठन, बमुश्किल कुछ शब्द फूटे अम्मा के मुख से। पूरा साहस जुटा अम्मा फिर से बोली, तू जूठन नहीं है मेरी बिटिया, ये बेगैरत है। माँ समान बड़ी भाभी पर हाथ डालने की हिम्मत भी कैसे हुई तेरी? अभी इस घर से बाहर निकल जा। जो आदमी बहन बेटी की इज्जत ना कर सके वो घर तो क्या समाज में भी रहने लायक नहीं होता। मुझे क्या पता था, मैं औलाद नहीं सांप पाल रही हूँ जो एक दिन घर की इज्जत को ही डस लेगा। गरीब की बेटी की इज्जत इतनी सस्ती नहीं होती है कि कोई भी उसे अपने रुपए पैसों से खरीद सके। तुझे क्या लगा था मैं इस गरीब भिन बाप की लड़की को ही गलत समझूंगी? ये बाल तजुर्बे से सफ़ेद हुए हैं मेरे। सही गलत में खूब फर्क समझ आता है। दफ़ा हो जाए यहाँ से, कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, नहीं तो पुलिस में दे दूंगी। लेकिन अम्मा, आप यहाँ कैसे? बहू ने सवाल किया। न जाने क्यों मुझे घबराहट हो रही थी। मेरा दिल नहीं माना तो चकोरी का भांजा चंदू मुझे वापस छोड़ गया। आज अनर्थ हो जाता अगर मैं समय से ना पहुँचती। कैसे तुझसे नज़रें मिलाती? तू मेरे बेटे की अमानत है, इस घर की लक्ष्मी है।
लक्ष्मी तो सदा ही पूजनीय होती है। किसी के गंदे नियत या गंदे हाथों से छू लेने भर से वो अपवित्र नहीं हो जाती, जूठन नहीं हो जाती मेरी बच्ची। इस हादसे ने मेरे मन में छिपे वो जूठन के दाग से मुझे मुक्ति दे दी। कोई कुत्ता अगर पागल होकर काटने लगे तो उसे ही गोली मारी जाती है, खुदकुशी नहीं की जाती। ये बलात्कारी समाज में पागल कुत्ते की तरह हैं जो समाज के लिए खतरा हैं। इससे पहले कि कोई महिला इन कुत्तों से डरकर खुदकुशी करे, इनको चुन चुन कर गोली मार देनी चाहिए। अश्रु आज सारे बांध तोड़ बह जाना चाहते थे। न जाने कितने बरस से इनको रोक कर रखा था सावित्री ने। सुमेर कब का गांव छोड़कर भाग चुका था। इधर सुमित्रा अम्मा के गले लगकर बरसों की अपनी ममता की प्यास बुझा रही थी। दोस्तों, हर बार ज़रूरी नहीं होता है कि बहू ही गलत हो, कभी कभी बेटा भी गलत हो सकता है। गलती चाहे बेटे की हो या बहू की, सबको बराबर का दोषी मानते हुए उसे सजा मिलनी चाहिए। सावित्री जी ने अपने बहू का साथ देते हुए अपने बेटे को सजा देने का बहुत अच्छा निर्णय लिया। आपको सावित्री जी का फैसला कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।